अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी अहमद साहब की कहानी है और ये कहानी 2001-2002 की उस दौर की कहानी है। ये बताते हैं जिस दौर में मैं हैदराबाद, लतीफ़ाबाद में रहा करता था। अब मेरा जो काम था, वो कुछ इस तरह का काम था कि मुझे अक्सर वासी में रात के 12-1 बज जाया करते थे। मेरा जो घर था, मैं जहाँ पे जॉब किया करता था, वहाँ से तकरीबन आधे पौन घंटे के फासले पे था। और सच्ची बात ये कि मेरी इतनी आमदनी या तनख्वाह नहीं थी कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या रिक्शा वगैरह करके वापस आता। मैं कोशिश करता कि मैं पैदल जाऊं और पैदल ही वापस अपने घर आ जाऊं। तो वैसे ही उस रात हुआ, जब मैं अपना काम करने के बाद फ्री हुआ, तो रात के तकरीबन सवा 1 डेढ़ बजे का टाइम था। मेरा जो मालिक था, उसने मुझे कहा कि अगर चाहो तो यहाँ पे रुक जाओ, सुबह यहाँ से वापस चले जाना। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको पैसे भी कम मिलें और बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, तो आप किसी भी सूरत अपने इदारे में, अपने दफ़्तर में रुकना नहीं चाहते। शायद इसी वजह से मैंने भी अपने घर जाने का फ़ैसला किया और मैंने अपना सामान वग़ैरह उठाया, यानी कोई लंच बॉक्स वग़ैरह मौजूद था, उसके साथ-साथ एक टॉर्च लाइट थी, उसको लेके अपने घर के लिए रवाना हो गया। मेरे घर का ये जो रास्ता था, ये कुछ इस तरह से था कि रास्ते में एक सुनसान ग्राउंड या खाली जगह आया करती थी और उसको क्रॉस करने के बाद कुछ गलियों का या मोहल्ले का आगाज हुआ करता था। मेरी कोशिश होती थी कि जब मैं लेट नाइट वापस आऊं तो मैं इस रास्ते से ना गुजरूं। लेकिन सच्ची बात यह कि मुझे आज जैसे ही मैं अपने ऑफिस से या अपने दफ्तर से निकला, तो मुझे कुछ अजीब सा दर्द सा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पेट में कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है और अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुंचूंगा तो बहुत मसला हो जाएगा। खैर, मैं तेजी के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे दर्द में इजाफा हो रहा था। जैसे ही इस ग्राउंड वाले रास्ते में मैं दाखिल हुआ, तो मुझे कुछ अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा नहीं था कि सर्दी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं इस ग्राउंड वाले रास्ते की तरफ आया, तो ऐसा लग रहा था मैं किसी ऐसी जगह पे पहुंच चुका हूं जहां का दर्जा हरारत मनफी है या नेगेटिव है। अच्छा, ये जो ग्राउंड था, ये जो एरिया था, ये कुछ इस तरह से था कि लेफ्ट साइड पे एक कच्ची सी दीवार मौजूद थी, जो हमारे साथ साथ चला करती थी। और उस लेफ्ट साइड की जो दीवार थी, उसके साथ कुछ कचरा, कुछ ईंटें वगैरह पड़ी हुई थी। जबकि जो राइट साइड वाला एरिया था, वहाँ पे बच्चों ने अपने खेलने के लिए क्रिकेट की पिच बना रखी थी। खैर, जैसे ही मैं उस पिच के, या आप कह सकते हैं कि कचरे के सामने से गुजर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब सी जलने की सी बदबू महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे गोश्त को जलाया जा रहा है या कुछ अजीब सा ताफुन था जो फिजा के अंदर मौजूद था। हाँ, बात ये भी थी कि सर्दियाँ थीं और अगर किसी ने कचरे में कोई इस तरह की चीज़ फेंक दी होगी, तो शायद उसकी वजह से ये बदबू मुझे महसूस हो रही थी। आप यकीन करें कि चलते-चलते अब मुझे बाकायदा एहसास होने लगा कि जैसे-जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ-साथ कोई और भी है जो चलता चला जा रहा है। जितनी रफ्तार मेरी थी, उतनी ही रफ्तार से मुझे फॉलो किया जा रहा था और जैसे ही मैं अपनी रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करता, तो ऐसा लगता जो भी मुझे फॉलो कर रहा था, उसने भी अपनी रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जैसे ही मैं अपनी रफ्तार को स्लो करता या रुकता, तो मुझे बाकायदा किसी के रुकने का एहसास होता। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा, तो मेरे पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये कौन था जो मेरे साथ शरारत कर रहा था या मुझे डराना चाहता था? बहुत सारे ख़यालात और सवालात मेरे ज़हन के अंदर मौजूद थे। लेकिन सच्ची बात ये है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पलटूँ और पलटने के बाद पूछूँ कि आखिर कौन है जो मुझे तंग कर रहा है। खैर, इसी दौरानिए में चलते-चलते अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई दीवार पे मेरे साथ-साथ चलता चला जा रहा है। यानी जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, तो मेरे लेफ्ट साइड पे जो दीवार मौजूद थी, यकीनन कॉर्नर ऑफ द आई से मुझे किसी के उस दीवार के ऊपर चलने का या मुझे फॉलो करने का एहसास हो रहा था। अब की बार जब मुझे यकीन हो चला कि कोई ना कोई मेरे साथ-साथ चलता चला जा रहा है,
तो मैंने जानबूझ के अपने कदम एकदम से न सिर्फ रोके, बल्कि रोकते ही मैंने लेफ़्ट साइड पे उस दीवार की तरफ देखना शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि जब मैं पलटा और मैंने पलट के लेफ़्ट साइड पे उस दीवार के एग्ज़ैक्टली ऊपर की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि एक औरत जो कि बहुत पतली-सी, बहुत ही लंबी-सी औरत थी, जिसका मुँह ऊपर की तरफ था, जैसे वो आसमान पे किसी से बातें कर रही हो या कुछ देख रही हो। वो मुसलसल आसमान की तरफ देख के कुछ बोलते हुए उस दीवार पे बड़ी फुर्ती के साथ चलती चली जा रही थी। ये जो दीवार थी, ये एक लंबी और ऊंची दीवार थी, लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर इतनी जगह मौजूद नहीं थी कि कोई बहुत फुर्ती के साथ इस दीवार के ऊपर चलता चला जाए। और बात चलने की नहीं थी, वो जिस तरह से आसमान की तरफ देख के कुछ बोलते हुए या किसी से बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी, ये बहुत बड़ी एक्सपर्ट दिखाई दे रही थी। आप यकीन करें कि मेरी समझ में अब तक नहीं आया था कि ये क्या मामला है। और मैंने जब इसी दौरानी में उस औरत को ऊपर से नीचे की तरफ देखना शुरू किया, तो अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस औरत के पैरों से खून रस रहा है, और जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे उसका खून टपकता हुआ दीवार पे लगता हुआ महसूस हो रहा है। अब मेरा जो ध्यान था वो उस औरत के ऊपर था और उसके खून के ऊपर था। लेकिन अजीब बात ये थी कि अब तक मैंने उस औरत के उल्टे पैरों के ऊपर गौर नहीं किया था। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने उस औरत के उल्टे पैरों की तरफ गौर किया और मुझे यकीन हो चला कि वाकई में इसके पाँव उल्टे हैं, तो एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में ऐसा लगा जैसे चक्कर से महसूस हुए हैं। अब मुझे थोड़ा-सा मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ और मैंने जो भी कुरानी आयात, सूरतें वग़ैरह मुझे याद थीं, मैंने उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। आप यकीन करेंगे जैसे-जैसे मैं तिलावत कर रहा था या आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे मुझे उस औरत के हँसने का या ठहाका लगाने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे इस तिलावत करने को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब मुसलसल तिलावत करता रहा, तो देखते ही देखते मुझे कॉर्नर ऑफ द आई से ये महसूस हुआ जैसे वो औरत एकदम गायब हो चुकी है। और ऐसा ही था कि कुछ आगे जाने के बाद जब मैंने पलट के उस तरफ देखा, तो वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने इस जगह को या इस ग्राउंड को क्रॉस किया, तो तब कहीं जाके मुझे थोड़ा-सा सुकून महसूस हुआ। खैर जब मैं अपने घर पहुंचा तो वहां पहुंचते ही मुझे शदीद बुखार हो चुका था, और मेरा ख्याल है कि मुझे 10 या 12 दिन तक मुकम्मल तौर पे घर में रेस्ट एडवाइस किया गया। इस दौरानी में डॉक्टरों के इलाज के साथ साथ मेरे घर वालों ने मेरा रूहानी इलाज भी किया। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये स्टोरी हमें अब्दुल समद साहब ने कराची फेडरल बी एरिया से शेयर की है। ये बताते हैं जो कहानी थी, ये किस्सा था, ये अब से तकरीबन 11 साल पहले इनके साथ पेश आया था, और उस दौर में इनकी फैमिली इनके घर की तामीर की वजह से एक दूसरे घर में आर्जी तौर पे शिफ्ट हुई थी। बेसिकली इनका जो घर था वो ज़ेरे तामीर था, तो इनकी फैमिली ने पार्क के सामने एक घर मौजूद था, उस घर को फ़िलहाल यानी 2-3 महीने के लिए किराए पे हासिल कर लिया था। अब ये जो घर था ये एक बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, और अजीब बात ये थी कि जैसे ही आप इस घर की खिड़कियां खोला करते थे, तो खिड़कियां खोलते ही घर के सामने या खिड़की के सामने बहुत सारे दरख्त मौजूद थे। ख़ास तौर पे जहाँ पे अब्दुल समद साहब का कमरा था, इस कमरे की जब आप खिड़की खोलें तो खिड़की खोलते ही ये जो बरगद का दरख्त था इनके सामने नज़र आया करता था। जब हम शुरू शुरू में उस घर के अंदर शिफ्ट हुए तो बज़ाहिर सब कुछ बेहतर था, लेकिन जैसे जैसे हमने उस घर के अंदर टाइम गुजारना शुरू किया, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो हम सब ने महसूस करना शुरू कर दी थी। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि हमें अपने घर के अंदर रात में कुछ अजीब सी खुशबू आने लगती। कभी कभी खुशबू आती और कभी कभी ये जो स्मेल थी वो इस कदर बुरी होती कि जैसे गोश्त को जलाया जा रहा है,
या फिर गोश्त के गलने और सड़ने की बदबू आ रही है। इसी तरह अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे घर की छत थी, उस छत पे हमें महसूस होता जैसे कोई छत के ऊपर मुसलसल भागता चला जा रहा है, या फिर छत के ऊपर जो पलंग या चेयर मौजूद हैं कोई मुसलसल इनको घसीट रहा है। अब जाहिर सी बात है, जो घर था ये हमारी मिल्कियत नहीं था। यहाँ पे हमें 2 या 3 महीने का टाइम गुजारना था, तो बार बार घर को चेंज करना या यहाँ से बाहर निकलना हम लोगों के लिए बेहतर नहीं था। इसी तरह टाइम मज़ीद गुजरा और मेरा ख्याल है कि इस घर में आए हुए हमें तकरीबन 15 या 20 दिन गुजर चुके थे, और मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। सर्दी हो रही थी। मेरे जो घर वाले थे वो आमतौर पे फजर की नमाज भी बाकायदा पढ़ा करते थे, तो उनकी कोशिश होती थी कि रात के 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाना चाहिए। तो वैसे ही मेरे तमाम घर वाले सो चुके थे और मैं अकेला अपने रूम के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा था कि इसी दौरानिए में ये जो मेरी खिड़की थी जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद थी, एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे वो खिड़की खुद ब खुद खुली है, और ना सिर्फ खुली है बल्कि जैसे ही ये खिड़की खुली है तो एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडक बाहर की तरफ से कमरे के अंदर दाखिल होना शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि हल्की हल्की सर्दी वैसे ही हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद बाहर का जो वेदर है उसकी वजह से सर्दी का एहसास हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे कुछ मज़ीद टाइम गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस खिड़की की तरफ से शायद चूड़ियों की या फिर इस तरह की किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था कि खिड़की के उस तरफ कोई औरत खड़ी हुई है, जैसे कि आमतौर पे औरतें चूड़ियाँ या कंगन पहन के जब बर्तन धोती हैं तो बर्तन धोने पे जो आवाज़ महसूस होती है या सुनाई देती है, मुसलसल वैसी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। अब जैसे ही मुझे ये आवाज़ उस खिड़की के बाहर की तरफ से आना शुरू हुई तो एकदम से मेरा जो ध्यान था वो कंप्यूटर की स्क्रीन से हटा, और जब मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे यानी जहाँ पे बरगद का दरख्त सामने नज़र आया करता था देखना शुरू किया, तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि सामने जहाँ पे बरगद का दरख्त मौजूद है उस दरख्त के ऊपर कोई मौजूद है, और जो भी मौजूद है उसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। जिस तरह के कपड़े या चादर मुझे दिखाई दे रही थी उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत उस दरख्त की शाख के ऊपर बैठी हुई है, और ना सिर्फ बैठी हुई है बल्कि उसने बाकायदा बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी हैं। रात के इस पहर में शदीद सर्दी में किसी औरत का बरगद की दरख्त की शाख के ऊपर नजर आना, और वो भी तैयार होके बाकायदा चूड़ियाँ पहन के वहाँ पे बैठना, ये किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं था। एक लम्हे के लिए मेरा जो जिस्म था मुझे ऐसा लगा जैसे वो फ्रीज़ हो चुका है। मैं वहाँ से हिलना चाह रहा था, आगे बढ़ना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से खिड़की को बंद कर दूँ या फिर कम से कम अपने कमरे से बाहर निकल जाऊँ। लेकिन आप यकीन करें कि लाख कोशिश के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे जिस्म पे फालिश पड़ चुका है, और मैं ना ही हिल पा रहा हूँ, न मेरी ज़बान मेरा साथ दे रही है, और ना ही मैं वहाँ से उठ के भाग पा रहा हूँ। तकरीबन 3 या 4 मिनट तक मुसलसल ये मंज़र मेरे सामने मौजूद था, और इस मंज़र के सामने सामने या इस दौरानिए में एकदम से वो औरत जो कि दरख्त की शाख के ऊपर बैठी हुई थी, वो ना सिर्फ दरख्त की शाख से मेरी तरफ बढ़ने लगी, बल्कि जैसे जैसे वो उस शाख के ज़रिए खिड़की के रास्ते से मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका पूरा जिस्म, उसकी शक्ल, उसके जो भी जिस्मानी खदोखाल थे मेरे सामने नुमाया होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन है जो कि दरख्त के ऊपर बैठी हुई है। उसने सफ़ेद कलर का ब्राइडल ड्रेस पहन रखा है, और ना सिर्फ उसने दुल्हनों का लिबास पहन रखा है बल्कि वो जिस तरह तैयार हुई भी थी उसने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भी वेयर की हुई थी। अब तक मुझे यही लग रहा था जैसे कोई नॉर्मल औरत है और वो दरख्त के ऊपर चढ़ के खिड़की के रास्ते से मेरे कमरे के अंदर दाखिल होना चाहती है। लेकिन आप यकीन करें कि जैसे ही उसने अपना पाँव खिड़की के ऊपर रखा तो उसका पाँव देख के एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। कुछ अजीब तरीके से लंबे लंबे से टेढ़े टेढ़े से उसके पाँव थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव पे 3 उंगलियां मौजूद हैं। खैर, जैसे ही उस औरत ने मेरी खिड़की की मुंडेर के ऊपर पाँव रखा तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि पीछे से मेरी मदर ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला।
जैसे ही मेरी मदर ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी ना सिर्फ अनफ्रीज हो चुकी है बल्कि मैं मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो चुका हूँ। अजीब बात यह थी कि देखते ही देखते ये जो औरत थी वो मेरी नज़रों के सामने गायब हो चुकी थी, और जब मेरी मदर पीछे से अंदर की तरफ आई तो उनके सामने बज़ाहिर ये जो मंज़र था ये बड़ा नॉर्मल मंज़र था। मेरी मदर का ये कहना था कि उनको ना ही कोई औरत नज़र आई थी और ना ही किसी औरत के कमरे के अंदर होने का या खिड़की पे बैठे हुए होने का एहसास हुआ था। खैर, जब मैंने अपनी मदर को ये जो कुछ मैंने देखा था या जिस तरह की औरत को मैंने देखा था उस बारे में बताया तो मेरी मदर ने काफ़ी देर तक मेरे ऊपर दम दुरूद किया। मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम इस कमरे में सोने से परहेज़ करो, हमें वैसे भी यहाँ पे 2 या 3 महीने का टाइम गुजारना है, तो कोशिश करो कि बजाय यहाँ पे सोने के हमारे साथ दूसरे कमरे में सो। और ऐसा ही हुआ कि जब तक हम उस घर के अंदर रहते रहे मैं ना सिर्फ अपनी मदर के साथ सोया करता था बल्कि मेरी कोशिश होती थी कि मेरे मदर फादर के सोने से पहले पहले मैं बेड के ऊपर लेट जाऊं, यानी मुझे वो मंज़र दोबारा से हरगिज़ ना देखना पड़े जो मंज़र मैंने उस रात सोते हुए या जागते हुए अपने कमरे के अंदर देखा था। आप यकीन करें कि जब तक कि हमने उस घर को नहीं छोड़ा तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे उस घर में मुसलसल इस तरह के वाक़यात पेश आते थे। कभी कभी ऐसा होता कि हमारे घर से जो गोश्त था यानी कच्चा गोश्त गायब हो जाता। कभी कभी मेरी मदर को सीढ़ियों पे से किसी के उतरने का या नीचे आने का एहसास होता। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मेरे जो फादर थे उन्होंने बाकायदा सीढ़ियों के ऊपर से किसी औरत को नीचे आते हुए देखा। उनका यह कहना था कि जो भी औरत सीढ़ियों के रास्ते से नीचे आ रही थी उस औरत ने अपने पाँव के अंदर पायल या घुंघरू पहन रखे थे। आज भी वो घर उस इलाके में उस एरिए में पार्क के सामने वैसे ही हालत में मौजूद है, वैसे ही उसका जो हाल है वो खस्ता हाल है, और वैसे ही उस घर के बारे में बहुत सारे किस्से बहुत सारी कहानियाँ ज़बान ज़द आम हैं।